चलो, आई थिंक मोस्टली सभी बच्चे आ ही चुके हैं क्लास में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को देखना है आपका, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो हमने बच्चे देखो अब तक इम्यूनिटी पढ़ा था कि इम्यूनिटी क्या होता है, हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हमें इन्फेक्टियस एजेंट से बचाता है। कोई भी बाहर से एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट फेगोसिटिक सेल्स हमारी वर्क करती हैं या फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। फिर वो एंटीबॉडी हमारे एंटीजन के साथ बाइंड कर लेगा और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो अब हम बेसिकली देखेंगे कि इन्फेक्टियस एजेंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं और उनसे होने वाली डिसीज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें पता है हेल्थ की एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो हमारी WHO ने दी थी। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म किसी भी इंडिविजुअल को हम हेल्थी की 3 एस्पेक्ट्स में बोलते हैं कि वो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए और उसके साथ साथ वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ओवरऑल हमारा वो इंडिविजुअल क्या है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है। राइट। अब हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं? हेल्थ को आपका अफेक्ट कर सकते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके लाइफस्टाइल में होने वाले चेंजेस को अफेक्ट करता है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, आप रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर या नहीं, एक्सरसाइज हो गया, हैबिट्स हो गया। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। ये सारी लाइन्स बच्चों वही एनसीईआरटी की ही हैं, तो आप लोग अगर अपने पास एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। माइंड जैसी हमारी, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक नॉर्मल सी लाइन ये बोलते हैं कि जब भी कोई डिसीज होता है कि हमने अपनी साइड से बेस्ट किया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि पेशेंट खुद से ठीक होना चाहता है या नहीं चाहता है। आपने कोमा वाले केसेस सुना है? कोमा वाले केसेस में डॉक्टर का एक स्टेटमेंट ये रहता है कि यहाँ पे 2 चीजें डिपेंड करती है, एक तो टाइम डिपेंड करेगा, एक हमारा जो पेशेंट है उसकी विल पावर डिपेंड करेगी। सुना है वाली लाइंस? यस मैम। तो वो वाली क्या है कि मीन्स हम चीज को, अगर कोई भी इंडिविजुअल की हेल्थी बॉडी है तो हेल्थी बॉडी उसकी मेंटली वो हेल्दी है या नहीं है उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। कोई भी डिसीज अगर उसको हो गई है तो उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। उसकी विल पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा उसकी बॉडी उन एंटीजेंस के अगेंस्ट या फिर जो उसको मेडिसिन दे रही है उन मेडिसिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करेगी। When the functioning of organs or systems of the body it adversely affected, उसी को हम बोलते हैं आपका एक नॉर्मल डिसीज। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं नॉर्मली कि एक गुड हेल्थ के लिए, एक अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी रहे तो आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लोगों को एक हाइजीनिक बैलेंस डाइट रखनी होगी या नहीं रखनी होगी। सेकेंड, आप लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपका होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, आपकी पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन का आपका ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपका लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकती हैं। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है कि एक गुड हेल्थ अचीव करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, गुड बॉडी, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड, उसको बोलते हैं हम हैप्पी लाइफ या फिर डिसीज फ्री लाइफ, उसको कंसीडर हम कर सकते हैं। तो अब डिसीज होते हैं बच्चों टोटल 2 टाइप की, एक होती है आपकी इन्फेक्शियस डिसीज और एक होती है नॉन इन्फेक्टियस। इसके अलावा भी डिसीज 2 टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो वो डिसीज जो आपकी बाय बर्थ होती है और सेकेंड वन एक्वायर्ड। जैसे हमने इम्यूनिटी पढ़ा था ना बच्चों, इम्यूनिटी को 2 केसेस में बताया था। मैम ये पिक्चर्स भी बना सकते हैं, कौन सी पिक्चर्स बनाओगे विश्वा? कौन सी पिक्चर्स बनाओगे? लास्ट स्लाइड वाली मैम। लास्ट स्लाइड वाली? हाँ, बनाना चाहो बना दो। ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देंगे बट फुल मार्क्स तो दे ही देंगे। आपका टाइम जरूर ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो डिसीज आपकी सबसे पहले लिखो 2 टाइप की होते हैं, कंजेंशियल और एक होती है आपकी एक्वायर्ड।
कंजेंशियल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो आपकी बाय बर्थ होती है। तो ऐसी कौन सी डिसीज होती है जो बाय बर्थ हो सकती है? बाय बर्थ डिसीज हो सकती है। सबसे पहले बाय बर्थ हो सकती है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। होते हैं नहीं होते हैं बाय बर्थ आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर? एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। HIV बाय बर्थ हो सकता है? HIV मतलब मदर से ट्रांसफर हो सकता है ना वो, ये केस आप बोल सकते हो उसमें। मैम जी आई थिंक अस्थमा। हाँ जी, मैम जी अस्थमा। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मैम जी आई थिंक अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा बाय बर्थ हो भी सकता है, नहीं भी। मैम जी हो सकता है, क्योंकि मतलब अचानक से नहीं होगा, बट एज जैसी बढ़ती जाएगी मैम, ऐसा होता है मैम, मैंने सुना है ना अपनी फैमिली में। वो अस्थमा का मेन रीजन पता है क्या होता है? अस्थमा का मेन रीजन होता है अगर किसी को बाय बर्थ लंग्स में कोई डिसीज है। जितने भी आप सिकल सेल एनीमिया तो ऑब्वियसली हो ही सकता है नहीं, बिकॉज हमारा सिकल सेल एनीमिया किसके अंदर आता है? हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल से एक वर्ड लिखा कि जितने भी बाय बर्थ डिसीज होती है वो होती है हमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ओके मैम जी। जेनेटिकली होने वाली सारी डिसीज हमारी कंजेंशियल डिसीज के अंदर आती है। अब एक्वायर्ड डिसीज कौन सी डिसीज होती है? एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती है जो हमें आफ्टर बर्थ होती है। अब एक्वायर्ड डिसीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस, या फिर इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन सी डिसीज होती है? वो डिसीज जो आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीज होंगी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगी। एंड हमेशा याद रखना है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं आपका पैथोजन। और पैथोजन क्या? पैरासाइट्स हमारे वो पैथोजन होते हैं जो किसी एक होस्ट को, होस्ट का मतलब होता है कोई ह्यूमन बॉडी जिसको वो हार्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने चार टर्म्स देखे। डिसीज दो टाइप की, कंजेंशियल और एक्वायर्ड। कंजेंशियल वो डिसीज हुई जो आपकी बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ आप लोग एक्वायर्ड करते हो। फिर आफ्टर बर्थ होने वाली डिसीज दो टाइप की हो सकती है, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है, इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल। और नॉन इन्फेक्टियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीज हुई जो हमारी एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ सारी चीजें? यस मैम। चलो अब कुछ इसके बारे में ना हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एक हमारी हाइपोथेसिस है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमर? ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड ना। अब जो हमारे पहले साइंटिस्ट है ना, हिप्पोक्रेटस और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इन्होंने ये प्रपोज किया था। इन्होंने ये बोला था कि जब अगर हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं वो अगर हेल्दी रहेंगे तो ओवरऑल हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नाम से समझो, ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड्स। तो पढ़ो, इट स्टेट दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो हेल्थ है वो बॉडी और माइंड के कंबाइंड स्टेट हम उसको बोलते हैं। वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमर्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। ब्लैक बाइल का मतलब ये होता है जो हमारा बाइल है वो अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग हो रखी है, वो नॉर्मल नहीं है, तो हम ये बोलते थे उस टाइम पे कि अगर किसी इंडिविजुअल का जो बाइल है वो ब्लैक हो रखा है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं फीवर होगा। फिर हमारे विलियम हार्वे आए, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। इन्होंने बोला, इन्होंने सबसे पहले तो डिस्कवर किया हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, एंड फिर डेमोन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि एक इंसान है जिसका बाइल ब्लैक है,
लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, इट मींस उसका फीवर नहीं है। लेकिन हमारा गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस ये कहता था, अगर हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कोई डिस्फंक्शन है, तो इट मींस हमें कोई ना कोई डिसीज है। अगर ब्लैक बाइल है तो फीवर है। लेकिन हमारे विलियम हार्वे ने इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन आता है, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस किसने दिया था? हिप्पोक्रेटिस। एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे जो ह्यूमंस है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। इस चीज को किसने डिसअप्रूव किया था? बताओ जल्दी से, किसने डिसअप्रूव किया था इस चीज को? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इस चीज को। बेटा बाइल आप लोगों को पता है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर बाइल होता है, नहीं फ्लूइड सिक्रीट करता है ना, जो आपके फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी बाइल की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। हिप्पोक्रेटस को मैं जानती हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट में लिखा है इनके बारे में। बेटा जानते हो तो आप ऐसे बोल रहे जैसे पर्सनली जानते हो इनको। चलो, तो ये हमारे हिप्पोक्रेटस हो गए और ये हमारे विलियम हार्वे हो गए यहाँ पे। अब पहली जो हमारी डिसीज आती है बच्चों, पहली डिसीज है हमारी टाइफाइड। अब टाइफाइड कोई भी डिसीज अब आप पढ़ोगे, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है उसमें, अब यहाँ से अपने नोट्स बनाने शुरू करो कि वो हमारी कौन सी डिसीज है। बैक्टीरियल डिसीज हम पढ़ेंगे, वायरल डिसीज पढ़ेंगे और हम प्रोटोजोन डिसीज पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिसीज में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि ये डिसीज कौन सा बैक्टीरिया आपका क्रिएट कराता है। तो पहला हमारा इसका पैथोजन आप लिखोगे, तो लिखो टाइफाइड का पैथोजन है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई। अब मेन चीज आती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होगा। पैथोजन हमने देख लिया, बॉडी के अंदर एंटर होगा। एंटर कहाँ पे होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके ट्रांसमिट होता है कैसे? आपके कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। ब्लड के थ्रू आपके किसी और दूसरे ऑर्गन्स में भी ये माइग्रेट कर सकता है। तो पहली चीज, किस टाइप की डिसीज है, उसका पैथोजन क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसमिट हुई है, और उसके क्या क्या वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अब आपका क्या होता है टाइफाइड के अंदर, आपको सस्टेनली हाई फीवर रहता है, हेडेक रहता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और डेथ भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, टाइफाइड जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर टाइफाइड आप लोगों को एक कॉन्टिन्यूस मैनर में होता है, सपोज करो किसी को फर्स्ट मंथ, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में टाइफाइड हुआ, उसको अगेन अक्टूबर में फिर टाइफाइड हो गया, फिर उसको दिसंबर में, अगर उसको कॉन्टिन्यूसली 4 या 5 बार टाइफाइड हो जाता है ना, तो उसकी जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एंड उसकी इंटेस्टाइन को वापस रिकवर होने में अराउंड 1 से 2 साल लग जाता है नॉर्मल होने में। ये केस नॉर्मल लाइफ में आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एंड टाइफाइड का रीजन यही होता है। एंड टाइफाइड में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि टाइफाइड में आपका बीपी लो बहुत ज्यादा होगा। एंड टाइफाइड में ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप वाटर पिए, एंड वाटर भी हॉट वाटर आप लोगों को लेने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। मैम जी टाइफाइड से डेथ, हाँ जी, टाइफाइड से डेथ भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है अनडाइजेशन, जब डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। मैम जी अगर किसी को एक बार सिर्फ टाइफाइड आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अगर एक बार आएगा तो एक बार में आपका जो साल्मोनेला टाइफाई इतना ज्यादा नहीं हार्म कर पाता इंटेस्टाइन को, जितना ये बार बार रिपीटेडली मैनर में अगर किसी को टाइफाइड होता है तब कर देता है। मैम जी इसमें पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन का मतलब ये है यहाँ पे कि टाइफाइड को कौन सा पैथोजन, पैथोजन मतलब कौन सा बैक्टीरिया है वो जो इसको कोज करता है। साल्मोनेला टाइफाई। टाइफाइड जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक वायरस है ना? ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज है ना, तो ये बैक्टीरिया है। चलो मैम, Okay, टाइफाइड में मैम जी। वॉमिटिंग, बेटा वॉमिटिंग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की डाइट कैसी ले रहा है वो। अब टाइफाइड में आप लोगों ने सुना, टाइफाइड में सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी हैवी फूड नहीं खाना है, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो बैक्टीरिया वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को फिट कर रहा है। तो कम्प्लीटली टाइफाइड में आप लोगों को नॉर्मल बहुत लाइट डाइट लेनी पड़ती है, बिकॉज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे इफेक्ट हुई है, आपका डाइजेशन नहीं प्रॉपर्ली हो पाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलो, यस मैम। ओके मैम। अब टाइफाइड को आप पता कैसे करोगे? टाइफाइड को पता किया जाता है आपका वायरल टेस्ट से। नेक्स्ट लिखो कि हम
कोई भी डिसीज को कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का उसका टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग उसकी कैसे करेंगे, स्क्रीनिंग की जाती है इसकी वाइडल टेस्ट के थ्रू। एंड टाइफाइड सभी के लिए वाइटल टेस्ट होता है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ओके मैम। ठीक है। अब टाइफाइड, अब आप बात करोगे कि टाइफाइड के बारे में सबसे पहले आया कहाँ से था, हमारी मैरी मेलोन एक लेडी थी जो कि कुक थी, प्रोफेशनल कुक थी, इनको सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। अब ये टाइफाइड की कैरियर थी उस टाइम पे, अभी कुक थी, तो अब आपको पता है टाइफाइड कैसे फैलता, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता। अब ये खुद से फूड बनाती थी एंड वाटर को भी ये टच करती थी, तो इसका मतलब जितने भी इनके पास खाने के लिए लोग आते थे उन सबको टाइफाइड उस टाइम पे फैला हुआ था। तो मेन सबसे पहले टाइफाइड हमारी मैरी मेलोन को, इसीलिए इनका निकनेम टाइफाइड मैरी रखा गया था। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है कि किसी भी फूड या उसके अंदर जब आपका पैथोजन एंटर हो जाता है ना, वो कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, खराब, या फिर वर्ड भी ऐसे यूज कर सकते हो, मिलावट, मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ फूड के अंदर बाहर नॉर्मल का फूड खाना। है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके अंदर, ऐसा आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चे बता रहे हैं दूषित, मिलावट, तो ये आपको याद रखना है। किसके थ्रू हुआ था, मैरी मेलोन। यहाँ पे भी बच्चे क्वेश्चन आता है, संक्रमित। चलो अब नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी निमोनिया। अब निमोनिया तो सबको पता है, नॉर्मली जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है सर्दियों के केसेस में। तो निमोनिया के अंदर क्या होता है, निमोनिया आपके लंग्स की जो एल्वेलाई होता है उनके अंदर इन्फेक्शन करता है। अब लंग्स और एल्वेलाई को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होगी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होगी। एक्सपायर भी तो ले सकते हैं मिश्रा, अच्छा एक्सपायर्ड फूड की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे आपका एक फ्लूइड बन जाता है। अब आपकी जो एल्वेलाइज है उनके अंदर आपको फ्लूइड फिल हो जाएगा। अब एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल होगा, एल्वेलाई में ही आपको पता है, एल्वेलाई सपोज करो ये ऐसे एल्वेलाई है, एल्वेलाई की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यहीं से होता है हमारा डिफ्यूजन, किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है अगर आपकी एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है। इसी की वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, कहाँ पे, निमोनिया के केस में। अब बात आती है कि निमोनिया का पैथोजन क्या है। निमोनिया का पैथोजन लिखो फटाफट से सब, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखो और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। फिर बात आती है कि ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है, ये आपका ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर एरोसोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा तो स्नीज करने में जो फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, या फिर सेम ही ग्लास में वाटर पी रहे हैं या सेम ही यूटेंसिल्स का यूज कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप, तो तब भी आपको निमोनिया हो सकता है। हाँ जी, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल के थ्रू आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, याद रखना है आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया। अब मेन चीज आती है इसका सिम्टम। अब इसके सिम्टम आप लोगों को पता है, पहला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही दिखाता है, सेकेंड इसके थ्रू आपका फीवर भी हो सकता है, चिल का मतलब समझते हो, सर्दी लगना, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स हो जो होता है ग्रे से ब्लूइश होने लग जाते हैं आपके। तो ये सिम्टम्स आपको निमोनिया के केस में देखने के लिए मिलेंगे। अब नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी वायरल डिसीज, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आप लोगों को पता है सर्दियों में बहुत कॉमन होता है, सबको होता है। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, आपके दो पैसेज ब्लॉक हो जाता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। लेकिन यहाँ पे आपके लंग्स ब्लॉक नहीं होते, सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज ब्लॉक हो जाते हैं। अब वायरल डिसीज है ये, तो वायरल डिसीज में हमेशा याद रखना है आपको, इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर आप ऐसे समझते हो कि ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर 3 से 7 दिन तक रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसका टाइम पीरियड नोट करो। नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट करता है बट आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। दिस इज नॉन एज कॉमन कोल्ड।
अब कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है? कॉमन कोल्ड का पैथोजन होता है आपका राइनो वायरस। अब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे भी होगा आपका, कोई कफ या फिर स्नीजिंग के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर ड्रॉपलेट अगर जा रही है उसके थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो बच्चे शेयर करते हैं, पेन, बुक, कप और डोर नॉब्स या फिर कंप्यूटर एक्सेसरीज, इनके थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर होगा। सिम्टम्स लिखो क्या होगा? नेसल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट, कफ होगा, हॉर्सनेस होगा, टायर्डनेस होगा। ये सारी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। लिख भी रहे हो साथ ही साथ या फिर बातें बना रहे हो आप लोग? मैम जी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हॉर्सनेस, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉर्सनेस? हम गले में खराश रहती है जो बोलने पे। गले में जो खराश आती है उसको बोलते हैं हम आपका हॉर्सनेस। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया अपना टाइफाइड, पढ़ लिया हमने अपना निमोनिया पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने पढ़ लिया अपना कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड के बाद हमारा आता है नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मलेरिया। मलेरिया में मेनली बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने में। तो इसकी लाइफ साइकिल मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले इसका पैथोजन लिखो। पैथोजन क्या होता है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की आपकी कुछ स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और आपका यही क्या होता है इसमें, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया कोर्स करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जब आपको कोई फीमेल मॉस्किटो बाइट कर लेगा तो उसके थ्रू आपको मलेरिया हो सकता है। सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे आपको चिलनेस होगी और हाई फीवर आएगा 3 से 4 डेज तक। हर 3 से 4 डेज में आपको, मतलब एक पीरियोडिक वे में यहाँ पे आपको फीवर आता है। पीरियोडिक वे में फीवर आने का रीजन पता है किसी को क्या होता है? पीरियोडिक वे में फीवर आने का रीजन मैम रिपीट चलो, हाँ, प्लाज्मोडियम ओवल भी होता है बेटा। इसको ना हम Yes, थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ते हैं। जैसे मैं नोट्स बनाऊंगी इसके ऐसे ही बनाना। तो सबसे पहले लिखो स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। हमारे प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती हैं? टोटल हमारे यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी 5 स्पीसीज लिखवा रही हूँ। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करता है। चलो देखो, पहला है हमारा पी वाइवेक्स। पी का मतलब समझ लेना बच्चों, पी है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड पी प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्ड लिखो मैम प्लाज्मोडियम मैलेरी। हाँ जी, मैम मलेरिया में टाइम टाइम पे बुखार क्यों आता है? वही समझाऊंगी ना अभी साइकिल में। ओके मैम। मैम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है इसलिए। हाँ जी, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल नहीं, इसकी एक पूरी साइकिल होती है। वो साइकिल जब आप समझोगे ना तब समझ में आएगा। मैम ये जी इसमें 5 प्लाज्मोडियम का मतलब क्या है? प्लाज्मोडियम का मतलब, यस मैम। बेटा प्लाज्मोडियम तो एक हमारा पैथोजन है। ये देखो, इमेज यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ये रहा। प्लाज्मोडियम के थ्रू ही हमारा ये, और प्लाज्मोडियम में कैसे, जो हमारी फीमेल एनोफ्लीज होती है उसके अंदर ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनोफ्लीज है ये अपना प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगी। वो मैं आपको अभी साइकिल में समझाती हूँ पूरा कि कैसे होगा ये। देखो, अब पी वाइवेक्स में अगर आप बात करें तो जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 डेज का होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। और ओवेल का आप बात करें तो 48 डेज नहीं, सॉरी 48 आवर्स का होता है। मतलब एवरी 48 आवर में आपको यहाँ पे फीवर आएगा। पी मलेरिया में क्या होता है आपका, एवरी 72 आवर में आपको यहाँ पे रिपीटेटिव फीवर दिखेगा। और यहाँ पे आपको जनरली पी पेल्सीफेरम में भी आपका 48 आवर के बाद होता है, और यहाँ पे भी आपका नॉलेसी में 72 आवर के बाद। अब जो सबसे ज्यादा मेनली पाया जाता है वो आपका पी फेल्सीफेरम होता है। यही सबसे ज्यादा डेथ कोजिंग होता है। मोर
डेथ अगर, सबसे ज्यादा डेथ के केसेस इसी में देखे जाते हैं, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, ब्लैक वाटर फीवर। सुना, ब्लैक वाटर फीवर इसको हम बोलते हैं। मैम फैल्सीपैरम तो मैलिग्नेंट मलेरिया भी कॉज करता है। क्या बोल रहे हो? मैलिग्नेंट मलेरिया। हाँ, मैलिग्नेंट मलेरिया भी हम इसको बोलते हैं। इवन इनके सबके नाम अलग अलग है। जैसे कि अगर आप ओवल Yes, का नाम ma'am. देखें ना, तो ओवल को हम बैनिंग टर्शियन मलेरिया भी बोलते हैं। टर्शियन मतलब हर थर्ड डे पे आपका अगर फीवर आ रहा है तो उसको बोलते हैं टर्शियन। और यहाँ पे मलेरिया में फोर्थ डे पर आ रहा है तो इसको क्वार्टन मलेरिया बोलते हैं। ऐसा पता लगा? हाँ जी मैम ये जो हमने ब्लैक फेक फीवर है ना, ये ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर से मैम इसे काला अजहर कहते हैं क्या? इसको काला आजार नहीं, ब्लैक वाटर फीवर। काला आजार नहीं, ये नहीं बोल सकते ना शायद। मैम काला आजार तो दूसरी डिसीज होती है ना, वो वॉर्म से होती है जो। काला आजार नहीं, इसका नाम ही है ब्लैक वाटर फीवर। और अगर आप फैल्सीफेरम के अंदर देखें ना बच्चों, फैल्सीफेरम में कुछ और केसेस भी होता है, बट वो बहुत डिटेल हो जाएगा, उसको छोड़ो, लाइफ साइकिल भी चलेगी। लाइफ साइकिल से समझते हैं, ये लिख लिया। अब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बच्चों, डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक समझते हो क्या होता है? यस मैम। जो लाइफ साइकिल आपकी दो होस्ट के थ्रू होके गुजरती है। अब यहाँ पे दो होस्ट कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन एंड वाटर। ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ह्यूमन होता है और एक होता है मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो। जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे ही आता है डाइजेनेटिक में, इनका कौन कौन से होस्ट होता है। तो जो हमारा फीमेल मॉस्किटो होती है ना, इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। क्वेश्चन ये आएगा कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है। अब ये प्राइमरी है तो ह्यूमन को कौन सा होस्ट बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट। नहीं यार, इंटरमीडिएट होस्ट बोलेंगे, बीच वाला। Yes, ma'am. इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होस्ट। Host. ये, और जो हमारी फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम का होता है सेक्सुअल फेज। मतलब जो इसका गैमीट बनाने वाला प्रोसेस है, सेक्सुअल फेज इसका चलेगा फीमेल मॉस्किटो के अंदर, और ए सेक्सुअल फेज किसके अंदर चलेगा? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमंस के अंदर। ये Introsite. चार पॉइंट्स है यहाँ पे, इनको याद रखना है। डाइजेनेटिक है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस को बोलता है इंटरमीडिएट होस्ट। फीमेल, क्योंकि ना सबसे पहले ये आपके फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर है, फिर फीमेल मॉस्किटो से निकल के ह्यूमंस के अंदर चले गए, फिर ह्यूमंस से वापस निकल के फिर से फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये जाता है। इसलिए ह्यूमंस तो बीच वाले होस्ट हो गए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फीमेल मॉस्किटो है, बीच वाला इंटरमीडिएट हमारे ह्यूमंस को ये यूज करते हैं, इसलिए ह्यूमंस को इंटर। हाँ जी, एसेक्सुअल साइकिल जो आपने बताया वो हिपेटोसाइट्स में हो गया, आरबीसी में। ये हमारी इसकी ह्यूमंस वाली जो साइकिल होती है आरबीसी के अंदर भी होती है और हिपेटोसाइट्स दोनों में होती है। आगे समझाऊंगी। आरबीसी के अंदर से सिर्फ क्या करता है, आरबीसी में आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन में हीम भी होता है और ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन को तो खा लेता है, और हीम जो मॉलिक्यूल होता है ना, हीम को कन्वर्ट करा देते हैं टॉक्सिन के अंदर। यस मैम, उसी से फीवर बार-बार। हाँ, तो देखो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है कि ये फीमेल मॉस्किटो को ही क्यों यूज करते हैं। फीमेल मॉस्किटो ही क्यों लिया गया, यहाँ पे मेल मॉस्किटो क्या प्रेजेंट नहीं था? बताओ, कोई आंसर देना चाहेगा इसका? मैम क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो को अपने एग ले करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो ह्यूमन ब्लड में होता है। हाँ, इसीलिए। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो जो होती है उनको अपना नरिशमेंट चाहिए होता है, अपने फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करने के लिए सीरम एल्ब्यूमिन की जरूरत पड़ती है। सीरम एल्ब्यूमिन एक ब्लड प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो को ही यूज किया जाता है। चलो अब लिखो इनकी स्टेजेस, कैसे कैसे इनके स्टेजेस कवर अप होती है।
सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारा एक ह्यूमन है। ह्यूमन का एग्जाम्पल किसका ले, किसको आज मलेरिया कोर्स कराए हम? सबसे ज्यादा बोल रही है हमारी मिशबा, हमने ले ली मिशबा। अब सपोज करो मिशबा को एक फीमेल एनोफ्लीज आई और फीमेल एनोफ्लीज ने इसको बाइट कर लिया मिशबा को। अब बाइट करने के बाद यहाँ पे होगा क्या? फीमेल एनोफ्लीज ने जैसे मिशबा को बाइट किया, क्या होगा? हमारी फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट क्या होता है? स्पोरोजॉइट्स आर द infective stage of plasmodium। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट। यहाँ पे आता है बच्चों क्वेश्चन नीट में कि हमारे प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? याद रहेगा क्वेश्चन? मैम पिछली Yes, क्लास ma'am. Sporozoite. में ही कराया था। स्पोरोजॉइट आप लोगों को याद रखना है कि यही हमारी Yes, ma'am. इन्फेक्टिव स्टेज होती है। एंड जैसे उसने मिशबा को बाइट किया तो मिशबा की बॉडी के अंदर क्या पहुंच गए हमारे? मिशबा की बॉडी के अंदर सारे के सारे स्पोरोजॉइट्स पहुंच गए। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, Yes, ma'am. इट रिलीज। और पहुंचे कैसे? अच्छा, ये स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट कहाँ पे होंगे फीमेल एनोफ्लीज के? स्लाइवा के अंदर। इट रिलीज इट्स स्लाइवा इन मिशबाज ब्लड। आ जाएगा यहाँ से समझ में? मिशबा के ब्लड के अंदर इन्होंने अपने स्लाइवा को डाल दिया। अब इसी स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट था एंटी कोएगुलेंट एनोफिलिन। जो हमारा जो फीमेल एनोफ्लीज है ना, फीमेल एनोफ्लीज की स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एंटी कोएगुलेंट एनोफिलिन। जैसे ही उसने अपना और इसी के साथ मिक्सअप है हमारा स्पोरोजॉइट, वो मिक्सअप होके चला गया मिशबा की बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, एक टाइम पे कितने स्पोरोजॉइट एंटर हो सकता है एक टाइम पे? अराउंड 1000। ये भी क्वेश्चन लिखो कि जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज ने मिशबा को बाइट किया तो 1000 तक स्पोरोजॉइट्स मिशबा के ब्लड के अंदर ट्रांसफर होंगे। अब ये हमारी मिशबा के ब्लड के अंदर, अब मिशबा का ब्लड पहुंचेगा उसके लीवर तक ब्लड सर्कुलेशन में। तो अब ये स्पोरोजॉइट कहाँ पे पहुंच गए? मिशबा के लीवर में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? अब जैसे ही ये लीवर में पहुंचे, लीवर में पहुंचने के बाद ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे इन लीवर सेल्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। दिस प्रोसेस इज नोन एज Schizogamy. साइजोगोनी। यहां तक समझना। सबसे पहले हमारी मिशबा को फीमेल एनोफ्लीज ने बाइट किया। 1000 स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव स्टेज है, बॉडी की ब्लड के अंदर जा, वो ब्लड लीवर तक जा रहा है। लीवर में जैसे ही हमारे स्पोरोजॉइट पहुंचेंगे तो वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, साइजोगोनी हुई, अब जो मिशबा के लीवर सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे। मिशबा के लीवर सेल्स हो गए बर्स्ट। अब जैसे ही लीवर सेल्स बर्स्ट होंगे तो ये जितने भी स्पोरोजॉइट्स बने ये उसके सारे के सारे ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या नहीं? ब्लड लीवर सेल्स आपके बर्स्ट हुए, देन पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर आपके पैरासाइट्स रिलीज हो गए। अब ब्लड के अंदर मिला उनको आरबीसी, आरबीसी मिला। अब जैसे ही आरबीसी दिखा उनको लग रही थी भूख, है ना? उन्होंने क्या किया? मिशबा के आरबीसी को पकड़ा, हीमोग्लोबिन के अंदर से आरबीसी को पकड़ा और आरबीसी के अंदर से क्या खाना शुरू कर दिया? It enters RBC and feed on hemoglobin। उन्होंने हीमोग्लोबिन को फीड करना स्टार्ट कर दिया। It enter RBC, RBC के अंदर गए and feed on hemoglobin।
हीमोग्लोबिन। इस स्टेज को हम बोलते हैं फीडिंग स्टेज, फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। जब हमारे प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव स्टेज में था तब उसको स्पोरोजोइट बोल रहे थे, लेकिन जब वो हीमोग्लोबिन को खा रहा होता है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रोफोजोइट। दो क्वेश्चन बनते हैं, फीडिंग स्टेज और इन्फेक्टिव स्टेज। ट्रोफो, मैम जी यहाँ पे भूख किसको लगी थी? भूख हमारे लगेगी प्लाज्मोडियम को, ओके मैम जी। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही घूम रहा है ये हमारा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया बच्चों? एक सेकेंड Yes, मैं ma'am. स्लाइड्स ऐड कर लूं, तब तक आप नोट करो। मैम एग्जैक्ट ट्रोफोजोइट को कीजिए। अभी बताती हूँ, रुको। मलेरिया यहाँ तक पढ़ चुकी थी, यहाँ पे तो देखो, अब तक मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इन्फेक्टिव स्टेज जिसको हमने बोला, आपका क्या बोला इन्फेक्टिव स्टेज को? स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है। और इन्फेक्टिव स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आई हमारी प्लाज्मोडियम की स्टेज चल रही है ये। अभी मेरा प्लाज्मोडियम कर क्या रहा है, तो वो स्टेज बोलते हैं हम उनको। तो ये जब हमारा प्लाज्मोडियम फीडिंग कर रहा है, फीडिंग स्टेज, उसको बोलते हैं हम आपका ट्रोफोजोइट। अब ये फीड किसको करता है? साइजोगोनी। एक बार और बता दो आरती, देखो साइजोगोनी का मतलब ये था, जैसे ही आपका इन्फेक्टिव स्टेज वाला स्पोरोजोइट आरबीसी के अंदर पहुंचा, तो आरबीसी के अंदर ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा? एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाना शुरू कर देगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइजोगोनी। जैसे हम उसमें एसेक्सुअल में ऑर्गेनिजम्स में लिखते थे ना, हाइड्रा के अंदर बडिंग हो रहा है, स्पोरुलेशन हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे साइजोगोनी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे समझ लो इसको। एनसीईआरटी में तो छोटी सी साइकिल, बेटा एनसीईआरटी वाली साइकिल भी दिखाऊंगी। एनसीईआरटी की साइकिल तब समझ में आएगी जब ऐसे समझोगे इसको। हाँ, जैसे मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, ऐसे ही अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोसेस है साइजोगोनी, ठीक है। अब उसने बहुत सारी अपनी कॉपीज बना ली। अब लीवर के अंदर बहुत सारी कॉपी बनी तो बेचारा लीवर सेल क्या होगा? बस्ट हो जाएगा। लीवर सेल बस्ट हुआ तो मेरे बहुत सारे स्पोरोजोइट ब्लड के अंदर आ गए। अब जितने ज्यादा प्लाज्मोडियम होंगे उतनी ज्यादा उनको भूख लगेगी। अब क्या खाएंगे वो? हमारे ब्लड को उठाएंगे। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन होता है, नहीं? अब इस ग्लोबिन को वो क्या कर लेंगे? ईट कर लेंगे। ग्लोबिन पार्ट को ये ईट कर लेंगे। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक करेंगे हीम प्लस ग्लोबिन में, और ग्लोबिन ही हमारा क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। तो इनको तो बड़े मजे से प्रोटीन को खाते रहेंगे। और अच्छा, ये जो हीम बच गया, हीम क्या होता है? हीम वो पार्ट होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। हीम क्या है हमारा? आयरन कंटेनिंग पार्ट। अब यही आयरन कंटेनिंग पार्ट, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में से सारा ग्लोबिन खा गए, बचा सिर्फ और सिर्फ हीम, मतलब आयरन। आयरन बच गया। अब ये आयरन क्या हो जाएगा? मेरा डिपॉजिट होने लग जाएगा। डिपॉजिट होगा इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर डिपॉजिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म है। देखो ये साइकिल वो है जो अभी हमारी ब्लड के अंदर चल रही है आरबीसी के साथ। अब इस स्टेज को हम बोलते हैं आपका, दिस स्टेज इज नोन एज शफनर्स डॉट स्टेज। बेटा अब ये बातें करनी बंद करोगे, थोड़ा अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पूछोगे? आपकी चैट देख के ना सच्ची पढ़ाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो।
ऐसा लगता है आप सुन ही नहीं रहे हो। मैम जी सॉरी। यहाँ तक बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। चलो तो इन्फेक्टिव स्टेज हो मैम? गई, फीडिंग। हाँ जी। मैम एक बार हमें एंटीकोगुलेंट मतलब बता दो। एंटीकोएगुलेंट का मतलब, एंटीकोएगुलेंट वो होते हैं जो आपका कोएगुलेशन को रोकते हैं, ब्लड क्लोटिंग को रोकते हैं, ब्लड को क्लोट नहीं होने देते। ये ज्यादा तो मैम आपने अभी पीछे लिखा था ना सलाइवा के नीचे एक वर्ड, कहाँ पे लिखा था? कैसा मैं ये एंटीकोएगुलेंट एनोफिलिन, एंटीकोएगुलेंट एनोफिलिन जो हमारी जो फीमेल एनोफिलीज होता है उसके अंदर होता है ये। ओके मैम। लिखा ना स्लाइवा, तो स्लाइवा किसका है? फीमेल एनोफिलीज का है। ऐसा समझ आ गया। आगे समझ में? तो यहाँ तक समझ में आया शपनर्स डॉट स्टेज के बाद। अब क्या हुआ? अब हमारे जो प्लाज्मोडियम है उस प्लाज्मोडियम ने बहुत सारा ग्लोबिन खा लिया। अब ग्लोबिन खाने के बाद क्या करेगा? आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग, मैं ट्राई कर रही हूँ बच्चों इसको थोड़ा बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में, ताकि आप इस चीज को रीड करो ना जब नेक्स्ट टाइम तो आपको समझ में आ जाए। सक्सेसफुल फीडिंग, सक्सेसफुल फीडिंग करने के बाद अब जो मेरा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फिर से अपना रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। और अब ये क्या बना लेगा? अब किसमें कन्वर्ट होगा ये? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मीरोजोइट्स में। देखो सबसे पहले स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के बाद क्या बना हमारा? ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट के बाद क्या बना? मीरोजोइट बना। अब जैसे ही ये मीरोजोइट के अंदर बन जाता है, मीरोजोइट में जैसे ही बन जाएगा तो ये कुछ ना इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है, रोजेट लाइक स्टेज इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे जैसे एक पेटल्स होती है रेंज, इस टाइप से हमें दिखता है मीरोजोइट स्टेज में। तो आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीरोजोइट्स के अंदर, मीरोजोइट स्टेज में आपका प्लाज्मोडियम कैसा दिखाई देता है? तो आपको दिखाई देता है लाइक पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर के जैसे, लोटस फ्लावर की पेटल्स के जैसे, इसीलिए हम इसको रोजेट स्टेज भी बोलते हैं, रोजेट स्टेज। ये हमारा आरबीसी, आरबीसी के अंदर बैठा है ना हमारा प्लाज्मोडियम, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम इस टाइप से दिखाई देगा। अब क्या होगा? आरबीसी के अंदर बहुत सारे मीरोजोइट्स बन रहे हैं, तो अब इसका मतलब मेरी जो आरबीसी है इस आरबीसी की भी बर्स्टिंग करा देगा ये। तो फाइनली क्या हो जाएगा? मेरा आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा एंड सारे मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर, आपकी नॉर्मल ब्लड के अंदर ये आपके रिलीज हो गए। कैसे रिलीज होंगे इसको समझ लो। आरबीसी ऐसे बर्स्ट हुआ, इसके अंदर से ऐसे निकलना शुरू हो गए बाहर। ये बताओ आया समझ में? अब जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होंगे तो सेम टाइम पे आपको फीवर आना स्टार्ट होगा। आरबीसी बर्स्ट क्या करते हैं? बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, अब तक आपको फीवर नहीं आया था, फीवर अब आएगा। causes fever. Yes ma'am. coincide with fever and another symptom। कब हमारी विश्वा को आ गया है फीवर? कब आया विश्वा को फीवर? जब उसका आरबीसी बर्स्ट हुआ। अब ये आरबीसी के अंदर आरबीसी बर्स्ट हुआ तो जितने भी ये मीरोजोइट्स हैं अभी क्या करेंगे? जितनी और आरबीसी थी उन सबको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके अंदर से कुछ आरबीसी तो इन्फेक्शन को फैलाएंगे, मतलब सॉरी, कुछ मीरोजोइट्स तो इन्फेक्शन फैलाएंगे, मतलब बाकी और आरबीसी को इन्फेक्टेड बनाएंगे। लेकिन कुछ मीरोजोइट्स क्या करेंगे? कुछ मीरोजोइट्स क्या करेंगे? गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। Some merozoites change into Gametophyte. गैमेटोफाइट। अब इनका रीजन बताओ। गैमेटोफाइट में कन्वर्ट, गैमेटोफाइट या गैमेटोसाइट लिख लेना, इसमें कन्वर्ट होके करेंगे क्या? अभी है
करेंगे क्या इसमें कन्वर्ट होके? स्पोरोजोइड बनाए। नहीं। फीमेल वगैरह कर लेंगे। अब आपके ना मैम, अब- जितना भी ब्लड है, ध्यान से समझना, आपके सारे ब्लड्स के अंदर बहुत सारे मीरोजोइट्स हो गए। अब सपोज करो मिश्वा को एक और फीमेल एनोफिलीज आई, उसने फिर से बाइट कर लिया। अब मिश्वा Yes, के ma'am. ब्लड के अंदर ऑलरेडी मीरोजोइट है या नहीं है इसके ब्लड के अंदर? अब वो है मीरोजोइट मैम। जैसे ही हमारा फीमेल एनोफिलीज उसका ब्लड सक करेगा तो मीरोजोइट किसके पास चला जाएगा? फीमेल फीमेल एनोफिलीज के पास मॉस्किटो चला की जाएगा। बॉडी में। मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चला गया गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट जैसे ही मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, गैमेटोसाइट जो ये गैमेटोसाइट है, गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोसाइट को मॉस्किटो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फीमेल एनोफिलीज Yes, ma'am. डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और गैमेटोफाइट क्या करेगा? अब अपना, देखो आपको लिखवाया था ना मैंने कि जो प्राइमरी होस्ट है उसके अंदर सेक्सुअल स्टेज होती है। अब इन गैमेटोफाइट्स को गैमीट्स बनाना शुरू करेगा और गैमीट्स बनाएगा, फिर वो गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा आपका? जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। और जाइगोट से आपको पता है एक नया प्लाज्मोडियम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यस तो मैम। ये होती है हमारी पूरी लाइफ साइकिल। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन चल रही थी मिश्वा की बॉडी के अंदर। अब मिश्वा की बॉडी का काम फिनिश हुआ। कैसे काम फिनिश हुआ? लास्ट लाइन लिख लो बस यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो। जाइगोट के बाद की स्टेज RBC जीआईटी में होती है ना? वो अभी लिखवाती हूँ मैं कंप्लीट। आरबीसी कंटेनिंग Okay. गैमेटोसाइट या फिर गैमेटोफाइट, ये कहाँ पे आ गया आपका? माइग्रेट टू ब्लड वेसल्स। माइग्रेट हो गया आपके ब्लड वेसल्स में। और फिर कोई दूसरा मॉस्किटो आया, when blood is sucked by mosquito, किसी दूसरे मॉस्किटो ने ब्लड को सक किया। ऑल स्टेजेस ऑफ पैरासाइट कहाँ पे एंटर हो गई? एंटर इनटू, मैं नोट्स में अपना ही नाम लिख रही हूँ, लिख लो, बट याद रहना चाहिए ना। मेरे को लगता नहीं आपको याद रहेगा, ये सुना तो कुछ है नहीं पूरे लेक्चर में। तो ये हो गया मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर। अब जैसे ही मॉस्किटो की बॉडी के अंदर गैमेटोफाइट एंटर हुआ, अब हमारी जो स्टेज है, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अब किसकी बॉडी के अंदर चल रही है? फीमेल एनोफिलीज की बॉडी के अंदर। यस मैम। फीमेल यस मैम। एनोफिलीज। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे होगा आपका सबसे पहले तो गैमेटोसाइट एंटर मैम जी हुए। एक डाउट है। हाँ जी पूछो। मैम जी जैसे आपने बोला ना कि मॉस्किटो आएंगे और मतलब काट लेंगे तो मतलब गैमेटोफाइट फिर मतलब जाइगोट ये सब बनेगा। हाँ तो मैम जी अगर मान लो किसी सपोज किसी पर्सन को नहीं काटा मच्छर ने, तो मैम फिर ये सब प्रोसेस में मतलब कैसे होगा फिर? अगर उसको किसी भी मच्छर ने नहीं काटा तो जब वो अपना मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहा होगा तो सारे के सारे मीरोजोइट्स वहीं पे डेड हो जाएंगे। सारे मीरोजोइट्स वहीं पे डेड हो जाएंगे। फिर अगर मॉस्किटो ने सक किया तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और अगर नहीं सक किया तो उसकी बॉडी के अंदर से वहीं पे किल हो जाएंगे वो। मैम ठीक जी है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन को अभी किसी ने कुछ नहीं काटा, मच्छर ने नहीं काटा, तो उसके अंदर मीरोजोइट्स कैसे आ जाएंगे? अगर किसी भी पर्सन को मीरोजोइट ने नहीं काटा। मैम मच्छर ने नहीं काटा ना मैम, अच्छा मीरोजोइट्स हाँ, तभी अगर आएंगे ऐसा, ना। हाँ अगर कोई भी मच्छर ने नहीं काटा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए हैं जहाँ पे हमारे मच्छर नहीं है, तो अच्छा मैम उसका तो जी। ट्रीटमेंट, उसका मलेरिया सही हो गया। अब किसी दूसरे इंडिविजुअल को मलेरिया होने के चांसेस 0 हो गए बिल्कुल, क्योंकि आसपास के एरिया में मच्छर है ही नहीं। मच्छर होंगे तो काटेंगे ना। अगर मच्छर नहीं होंगे तो हमारे जो मच्छर है उनकी बॉडी के अंदर हमारे गैमेटोसाइट्स भी एंटर नहीं होंगे। अब गैमेटोसाइट यस नहीं मैम। एंटर मैम होंगे बस तो मलेरिया ही नहीं होगा। मैम यही जानना था। ठीक है चलो।
तो हमारा होगा गैमेटोसाइट एंटर हो गए हमारे स्टमक के अंदर, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड अपना डेवलपमेंट करेंगे और बन जाएगा हमारा क्या, जाइगोट। अब इस जाइगोट को एक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं जाइगोट को, ये जाइगोट यहाँ पे मोटाइल होता है पहली चीज तो, और जाइगोट को हम बोलते हैं ookinete या फिर वर्मिक्यूल, is also known Yes, ma'am. as वर्मिक्यूल भी हम इसको Vermicule. बोलते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा ookinete कन्वर्ट हो जाएगा oocyst के अंदर। oocyst में कब कन्वर्ट, कहाँ पे कन्वर्ट होगा, इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के स्टमक में, स्टमक ऑफ मॉस्किटो में, मॉस्किटो के स्टमक में ookinete से oocyst बना लेगा। फिर इसके बाद यही oocyst अपने अंदर बना लेगा और स्पोरोजोइट्स, और ज्यादा ये स्पोरोजोइट अपने बॉडी के अंदर बना लेगा। फिर वापस से स्पोरोजोइट इसका कहाँ पे आ जाएगा, इसके स्लाइवा के अंदर आ जाएगा। फिर स्लाइवा के अंदर आया, फिर से ये किसी नॉर्मल इंसान को बाइट करेगा, तो वही स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर, पूरी लाइफ साइकिल ही ऐसे ही चलती रहेगी आपकी कंटिन्यूअसली। मैम जी यहाँ पे ऊ का मतलब ओवेरी है? किसका मतलब, मैम ऊ का, डबल ओ। ऊ साइड का मतलब क्या बोल रहे हो आप? मैम सिर्फ ऊ का मतलब ओवेरी है मैम यहाँ पर? नहीं, ओवरी नहीं है, क्योंकि हमारी फीमेल एनोफ्लीज है ना, इसलिए हमने इनकी बॉडी के अंदर जो जाइगोट डेवलप है उसको नाम oocyte, ookinete इस टाइप से दिया है, अच्छा मैम जी। इसलिए तो ध्यान रखना है आपको गैमेटोसाइट जैसे। हाँ बोलो। मैम ookinete और oocyte एक ही है? नहीं नहीं, एक ही नहीं है, पहले हमारा जाइगोट कन्वर्ट होगा ookinete में, फिर ookinete और डेवलप हो जाएगा, oocyst के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये oocyst आपका स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और ये प्रोसेस चलेगा मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। ओके मैम। और फिर ये oocyst से स्पोरोजोइट बनाएगा एंड स्पोरोजोइट उसके सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड से फिर से किसी दूसरे इंसान को। हाँ जी मैम, तो हम ये कह सकते हैं कि मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रहा है? मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, लेकिन दो पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं हो रहा है ना, हमारे मॉस्किटो से हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, मॉस्किटो से हो रहा है ना। चलो बैक स्लाइड दिखानी है, ये देखो बैक स्लाइड। No, ma'am. और इसके लिए आप लोगों को बताइए कौन सी मेडिसिन यूज करता है मलेरिया के लिए, मैम इससे प्रीवियस वाली। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ट्रीटमेंट। सबसे पहले यूज किया जाता था क्विनीन, ये एक सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है जिसको एक्सट्रैक्ट किया था कहाँ से, किंकोना ट्री के बार्क से। किंकोना ट्री के बार्क से इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया था। सबसे पहली यूज की जाने वाली ये हमारी मलेरियल ड्रग थी, और इसके अलावा और एंटी मलेरियल ड्रग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, थी मलेरियल ड्रग, जैसे कि क्लोरोक्वीन हो गया, कैमोक्वीन हो गया, क्लोरोक्विनिन हो गया, ठीक है, कैमोक्विन हो गया, ये सब। मैम फिर मॉस्किटो से एड्स नहीं होता क्या, उससे भी तो हो सकता है ब्लड के थ्रू। बेटा मॉस्किटो से एड्स कैसे होगा, वही तो मैम जी। मॉस्किटो से एड्स नहीं। अच्छा एड्स HIV वायरस के थ्रू होता है बेटा, HIV जो वायरस होता है ना उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, और HIV वायरस जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मॉस्किटो खुद ही मर जाएंगे, ऑब्वियसली मॉस्किटो तो खुद ही मर जाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर HIV वायरस गया तो। HIV ब्लड में नहीं होता। मैंने आपसे पूछा था क्या लिखा है, आपने बताया नहीं। कहाँ पे पूछा था मिश्वा आपने, क्या पूछा था आपने?
मैं आपने शफस करके कुछ लिखा था ना, वहां पर पूछा था उसने। कौन सा? सेकंड स्लाइड। दिस वन या मैम फिर इससे पहले वाली। ये? इसमें क्या? मैम इससे भी पीछे इसके शायद भी पीछे? मैम नोट्स में ये देख मैम लेंगे ना आप, continue कीजिए। स्कफनर्स डॉट स्टेज ये पूछा था शायद। स्कफनर डॉट स्ट्रक्चर डॉट स्टेज होती क्या है ये? स्पेलिंग पूछी थी मैम। अच्छा, स्पेलिंग SCHUFFNER। जब आपकी आरबीसी के अंदर ग्लोबिन तो गया, सिर्फ आयरन आयरन बच जाता है ना, उस स्टेज को बोलते हैं। और वो आयरन आयरन मिलके हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स बना लेता है। चलो अभी देख लेते हैं, हमारा एक सेकेंड एनसीईआरटी का डायग्राम भी होगा यहाँ पे। नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम तो नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट हो जाएगी। मॉस्किटोज लाइवरी ग्लैंड, स्टार्ट यहाँ से नहीं हो रहा, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ये मॉस्किटो बाइट यहाँ से। स्पोरोजोइट पैरासाइट इंजेक्ट हुआ विश्वा की बॉडी के अंदर। पैरासाइट लीवर के अंदर पहुंचा, वहां पे उसने अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर लीवर सेल्स बर्स्ट हो गई, तो सारे के सारे हमारे स्पोरोजोइट पहुंच गए आरबीसी के अंदर। फिर आरबीसी के अंदर उन्होंने फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, हमारे आरबीसी बर्स्ट हो गए। आरबीसी बर्स्ट हुए तो वहां पे बना हीमोजोइन, बिकॉज हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन उन्होंने खा लिया, बच गया सिर्फ हमारा आयरन। इसी की वजह से हमारा फीवर आता है और बाकी अदर सिम्टम्स आते हैं। फिर यही आरबीसी आपका जैसे ही बर्स्ट हुआ तो बाकी और आरबीसी को भी आपका इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ मीरोजोइट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोसाइट के अंदर। गैमेटोसाइट एक सेक्सुअल स्टेज है आरबीसी के अंदर। फिर फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, इन गैमेटोसाइट को सक करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, डेवलपमेंट करेगी मॉस्किटो गट के अंदर, फिर वापस से वही स्पोरोजोइट बना लेता है और फिर वो मॉस्किटो किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट करने के लिए शुरू हो जाता है। मॉस्किटो होस्ट हो सकता है वायरस का। बेटा मॉस्किटो होस्ट, आप बताओ ना, वो वायरस हमारे मॉस्किटो को अफेक्ट नहीं करेगा क्या? फिर आशुतोष, मॉस्किटो वायरस कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वो वायरस है, वायरस को क्या चाहिए होता है? अच्छा वायरस, आप खुद बताओ, वायरस किसी को होस्ट कब बनाता है? क्योंकि वायरस खुद एक नॉन लिविंग है, उसको एक होस्ट चाहिए, किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी चाहिए अपनी मशीनरी करने के लिए, अपना डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, अपना ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए बनाता है वो, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन ऐसे करता है। तो ये मशीनरी करने के लिए इसको चाहिए होता है। लेकिन मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो उसकी बॉडी को यूज नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी बॉडी के अंदर गया तो हमारा बेचारा मॉस्किटो को भी तो वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। मॉस्किटो की बॉडी के अंदर फिर ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन्स बने, उसकी बाकी सेल्स को बचाएं। हम मॉस्किटो को कोई वायरल ड्रग थोड़ी ना देंगे फिर। हम उसके मरने से पहले अगर वो किसी और के अंदर अपना वायरस इन्फेक्ट कर दे, वो एचआईवी वायरस। ये तो एक्सपेरिमेंटल केसेस हो गए ना, कि मतलब एक मॉस्किटो हम पकड़ रहे हैं, उस मॉस्किटो को वायरल इन्फेक्शन करा रहे हैं। अब देखो हमारे पास कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में हमारे पास ह्यूमंस की कितनी डेथ हुई, ये केसेस हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने कितने एनिमल्स की डेथ की, कितने एनिमल्स को इन्फेक्शन किया? किसी के पास कोई डेटा है इस चीज का कि किस एनिमल को ज्यादा हुआ? डोमेस्टिक एनिमल्स को ज्यादा हुआ कोरोना वायरस, या फिर नॉर्मल हमारे एनिमल्स को, या बर्ड्स को, या रेप्टाइल्स को, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स को? किसके अंदर ज्यादा हुआ? कोई डेटा नहीं है ना किसी के पास, क्योंकि इस डेटा के ऊपर कोई वर्क ही नहीं किया है। वायरस का सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट देखा गया है। मैम हाँ जी मैम, अगर ऐसा हो जैसे आपने बोला गैमेटोसाइट्स के बाद अगर उसे दूसरी फीमेल मॉस्किटो से बाइट नहीं करते तो वो चांसेस कम हो जाते हैं ट्रांसफर के, मलेरिया के। तो मैम अगर हम प्लाज्मोडियम की सक्सेसफुल फीडिंग ही किसी कारण से रुक जाए तो मैम वो साइकिल यहाँ आप रुक जाएगी, फर्स्ट पर्सन को भी नहीं होगा। अगर प्लाज्मोडियम की हम साइकिल को, तो ये ऐसे हो सकता है ना, अब देखो ना, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हुआ, अभी मुझे कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आया है और मुझे उसको रोकना है आरबीसी वाली स्टेज तक जाने तक?
पता कैसे चलेगा फिर वो? मैम अगर बाय चांस किसी कारण उसकी सक्सेसफुल फीडिंग ना हो पाए तो तब भी तो मैम उसकी साइकिल वहीं पे रुक जाएगी ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर जो मेरी बॉडी के अंदर जो मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट किया, अब आप देखो मच्छर तो हमें बहुत काटते हैं दिन में, क्या सारे मच्छरों से हमें मलेरिया होता है? नो मैम। नहीं होता ना, बहुत रेयरली नहीं केसेस मैम। में होता है हमें मलेरिया। तो इसलिए मतलब सारे के सारे का मतलब ये हुआ कि सारे मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता। प्लाज्मोडियम सिर्फ उन मॉस्किटो की बॉडी के अंदर हुआ। सपोज एक मलेरिया वाला पेशेंट है, उस मलेरिया वाले पेशेंट के पास जितने मॉस्किटो होंगे तो चांसेस ये हैं कि वो सारे के सारे मॉस्किटो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं प्लाज्मोडियम से। अब वो मॉस्किटो अगर आपको बाइट करेंगे तो आपके अंदर चांसेस है प्लाज्मोडियम होने के। लेकिन हमारी बॉडी, हमारे एक रूम में सपोज करो 4 इंडिविजुअल है, मॉस्किटो काट रहे हैं, नॉर्मली काट लेता है मच्छर, कितना भी हम ओडोमॉस लगा ले, कितना भी हम अलाउट लगा ले, कुछ भी लगा ले। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई मलेरिया वाला पेशेंट नहीं है तो हमारे पास बहुत कम चांसेस है कि हमारे अंदर हो सकता है मलेरिया, बहुत कम चांसेस है। क्योंकि मॉस्किटो की इतनी लाइफ स्पेन भी नहीं होती कि सपोज करो मेरे पड़ोसी को हो रखा था मलेरिया, है ना, पड़ोसी के वहां पे वो मच्छर घूम रहा था, फिर वो बाय चांस उसका 2-3 दिन में मन भर गया, वहां से उठकर वो मेरे घर पे आ गया, उस केस में तो हो भी सकता है ना। अगर वो जल्दी से मेरे घर पे आ गया वो मॉस्किटो जिसने मेरे पड़ोसी को बाइट किया था, उसकी बॉडी के अंदर ये आपके स्पोरोजोइट्स आ गए। बहुत ना, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगा के ही सोचने की कोशिश करना। बस ये सोचना कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर कोई मीरोजोइट्स नहीं है, तो मॉस्किटो कितने भी काटे आपको कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो मॉस्किटो पे भी डिपेंड कर रहा है कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है या नहीं है। मैम जी, हाँ जी, मैम जी जो इसमें हीमोजोइन है, इसका मतलब ये है ना कि हीमोग्लोबिन से मतलब सारे प्रोटीन निकल चुके हैं, सिर्फ आयरन बचा है। हाँ, हमारे सारा जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो तो हमारे इन्होंने खा लिया प्लाज्मोडियम ने, और बचा क्या सिर्फ हमारा आयरन। तो वो आयरन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हीमोजोइन हम बोलते हैं।